कोशिश करेंगे कि जो कोर्स है ना, क्योंकि कुछ हमने एक्स्ट्रा लास्ट टाइम भी कुछ थोड़ा सा कर लिया था, कुछ अभी और एक्सटेंड करके तो कोर्स को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पास अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को कुछ याद है? तुम्हें याद हो कि ना याद हो? अच्छा, लास्ट वाला तो आपको शायद इसलिए भी बहुत ज़्यादा याद नहीं होगा क्योंकि वो मिड में नहीं था। अच्छा, लास्ट हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी। हम ये देख रहे थे कि सिमिलैरिटी क्या चीज़ होती है, सिमिलैरिटी कैलकुलेशन क्या होती है, और उस पर हमने एक एग्जांपल जो देखी थी डिस्टेंस कैलकुलेट करने की, कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं, हम हर एक इंडिविजुअल को डेटा पॉइंट में कन्वर्ट कर, डेटा पॉइंट्स में या फीचर वेक्टर में हमने डिवाइड किया था। ऐसे जैसे कि हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं या दो कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है, एज का फॉर एग्जांपल, ईयर्स एट करंट एड्रेस, रेजिडेंशियल स्टेटस और ये और वो। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा मौजूद होता है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के ऊपर, और अगर हमने उनको आपस में कंपेयर करना है तो एक तो हमने कंपैरिजन, नॉर्मली हम डिफरेंट फीचर्स की, जेंडर की with respect to gender we compare different things, with respect to age, based upon whatever our main purpose of calculating the similarity is, we try to find out similarity between people or between data points. So we have a lot of data, for example on our customers, we select a few features. ये जो हमने निकाला है इसमें से एज और ईयर्स एट एड्रेस, ये कुछ फीचर्स हैं या फीचर वेक्टर हम इसको कहते हैं। कुछ फीचर वेक्टर्स हम एक डिफाइन कर लेते हैं और उसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। एंड नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड वाज के द मोस्ट बेसिक वे ऑफ फाइंडिंग सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स इज कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स दैट वी हैव सेलेक्टेड। डिस्टेंस, हमने बेसिक डिस्टेंस ये कैलकुलेट करने का तरीका देखा था कि टू डायमेंशंस के अंदर हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिन डेटा पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब है वो सिमिलर नहीं है बल्कि बहुत डिफरेंट है, और जिनमें डिस्टेंस कम है इसका मतलब है दे आर सिमिलर बेस्ड अपॉन द फीचर्स दैट वी हैव सेलेक्टेड। इसको हमने आगे जाके कुछ एडवांस इस तरह से किया था कि हमारे पास जैसे जैसे डेटा पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं हम और नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ते जाते हैं, तो देन व्हाट वी कैन डू इज के वी कैन असाइन वेट्स टू डिफरेंट फीचर्स। फॉर एग्जांपल सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि सिमिलैरिटी वेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। और सिमिलैरिटी वेट्स है और फिर कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन इज व्हाट, ऐड ऑल द वेट्स एंड वी गेट सम नंबर, एंड इफ वी डिवाइड ईच वेट बाय दैट नंबर तो हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड वेटेज आ जाती है, और हम फिर सारे डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं टू फाइंड आउट के, टू गेस के, टू कैलकुलेट और टू एस्टिमेट के विच क्लास विल दिस डेटा पॉइंट बिलोंग टू। हमारे पास एक है जिसकी हमारे पास क्लास या रिस्पॉन्स क्लास जो है वो अवेलेबल नहीं है, बाकी सबकी अवेलेबल है। तो एक तरीका ये हमने देखा था कि जो सबसे क्लोज है उसकी जो क्लास है, सबसे क्लोज कौन सा है जी, 15 वाला, तो हम कहेंगे जी इसका भी नो होगा क्योंकि इससे बहुत सिमिलर जो इंडिविजुअल था उसने नो कहा था। दूसरा तरीका यह है कि इन सबको हम सबका जो रिप्लाई है उसकी कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ डालें ताकि हमारा जो एस्टिमेट है वो मोर इंक्लूसिव ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स हो जाए। उसके लिए हमने वेट्स कैलकुलेट और फिर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट की थी, एंड दैट इज हाउ वी डिफाइंड आवर नियरेस्ट नेबर मेथड्स, कि जी उसके जो भी क्लोज 3 नेबर्स होंगे उन सबको हम इंक्लूड करेंगे, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसकी कंट्रीब्यूशन कम होती जाएगी, लेकिन दैट डेटा इज वैल्यूएबल फॉर अस एंड इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू आवर ओवरऑल असेसमेंट और एवेल्युएशन और प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट द रिस्पांस विल बी इन दिस केस। इसमें ये फिर हम रिग्रेस उसके एंड पे क्लासिफिकेशन दोनों कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं वो रिग्रेशन टाइप पे उसको यस किया दो में हम जी बिल्कुल। अब एक बेसिकली एक रिग्रेशन मॉडल सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि वो इवेंचुअली वही बन रहा है, लेकिन जो ज़्यादा दूर है उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है,
जो करीब है उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सो कैलकुलेटेड थ्रेशोल्ड ही कर रहे हैं ना सर उसमें, बिल्कुल एक ही वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इवेंचुअली। एक प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं रिग्रेशन। बिल्कुल, असल में मकसद इसी का यही है कि हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि वो किस क्लास को बिलोंग करेगा। तो रिग्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ प्रिडिक्टिंग समथिंग। अच्छा, उसके अंदर फिर हमने एंड पे ये देखा था कि जब हमारे पास इस तरह के डेटा पॉइंट्स हों कि इस तरह के एट्रीब्यूट्स हों, एज, इनकम, नंबर ऑफ कार्ड्स, तो हमारे पास वेरीड डिफरेंट काइंड हेट्रोजीनियस डेटा जिसको हम कहते हैं। हेट्रोजीनियस डेटा होगा तो उनकी आपस में कंपैरिजन और कैलकुलेशन में हमें कुछ वी हैव टू बी केयरफुल कि हम एप्पल्स के साथ ही कंपेयर करें, नॉट विद ऑरेंजेस। सो हमने स्केलिंग की बात की थी, नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और कहा था कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से, ये बेसिक स्टेटिस्टिक्स है कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स और डिस्क्रीट को आपस में मिक्स ना करें, कैटेगोरिकल को और आपस में आप यू हैव टू बी केयरफुल। तो सबसे पहला पॉइंट इसीलिए ये होता है कि हमने अपने डेटा को प्रिपेयर करना है, फिर उसको डिफाइन करना है, ताकि हम डेटा को जब आप इस तरह के एल्गोरिदम्स के अंदर से गुजारें तो रिजल्ट्स जो है वो कॉम्प्रिहेंडेबल हो जाएं। तो ये बेसिक डेटा की हमने वो देखी थी। दूसरा ये था कि अगर फॉर एग्जांपल एज है वो एक नंबर है, लेकिन जो इनकम है वो उसकी रेंज काफ़ी बड़ी हो सकती है। एज जो नंबर है उसकी रेंज 18 to 100 हो सकती है, या 90 हो सकती है, या 80 हो सकती है, लेकिन इनकम जो है वो बहुत बड़ी रेंज हो सकती है। तो इन दोनों को अगर आपने इन दोनों का इक्वल वेट रखना है तो यू विल हैव टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ एन इंडेक्स और सम सॉर्ट ऑफ स्केल। आपको स्केल डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप अगर आप इन दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन रखना चाहते हैं अपनी प्रेडिक्शंस के अंदर। ये डिटेल्स होती हैं जो कि हर एल्गोरिदम के साथ जब आप डिस्कशन, मतलब फॉर एग्जांपल ये अभी हम नियरेस्ट नेबर मेथड का सिंपलेस्ट फॉर्म देख रहे हैं, तो जब आप इसके एडवांस्ड सिमिलैरिटी हम आगे जाके देखेंगे, तो जो भी आप एडवांस सिमिलैरिटी एल्गोरिदम वगैरह यूज़ करते हैं उसकी गाइडलाइंस आपके साथ होती हैं कि किस किस्म का डेटा आप किसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल्स के अंदर टाइप डिफरेंस हो तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। नहीं, लेकिन कभी यू कांट अफोर्ड टू एक्सक्लूड कि जो कैटेगोरिकल डेटा है उसको अलग करें और जो दूसरा कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है उसको अलग कर लें। कभी कभी आपको सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। देखिए, सबसे आसान तरीका जो आपने खुद ही कहा है कि दोनों को अलग कर लें, मेल की अलग, वही एनालिसिस मेल का अलग कर लें और फीमेल का अलग कर लें। लेकिन जब आपने एक एनालिसिस में मेल फीमेल का डिफरेंसेस ड्यू टू जस्ट बीइंग ऑफ डिफरेंट जेंडर करना है तो फिर दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। क्लासिफिकेशन की जैसे वो जो आपने वैल्यू से जो क्लासिफिकेशन का वो आप कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसके साथ कितनी है, वो भी तो न्यूमेरिक डेटा ही होता है, यस और नो के अलावा। जी, वो भी 1-0 ही है ना। क्लास प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करेंगे। नहीं, आप सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट तो वो आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा ना, वो 1 और 0 नहीं देगा। तो वो आपको देगा ना कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि ये इस क्लास में बिलोंग करेगा एंड 70% प्रोबेबिलिटी ये दूसरी में नहीं करेगा। तो वहाँ तो आपके पास बाइनरी डेटा नहीं आ रहा, वहाँ तो आपके पास न्यूमेरिक डेटा आ रहा है। तो दो न्यूमेरिक डेटा, मतलब क्लासिफिकेशन भी तो न्यूमेरिक डेटा नहीं जनरेट कर सकता। क्वेश्चन इज स्टिल नॉट क्लियर। न्यूमेरिक यस और नो, देखिए हम इट इज़ वेरी इजी टू से यस और नो, लेकिन इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ऑफ यस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ऑफ नो। मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि ये, क्योंकि देखें कोई भी चीज़, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेडिक्शन इज इम्पॉसिबल बिकॉज नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनिटी। वो हम कहते हैं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए फिर आपने एक एक्सपेरिमेंट रन किया है, उसके रिजल्ट्स को अगर आप 90% कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं अपनी वैल्यूज़ को, तो फिर उसके ऊपर आपके ऊपर सैम्पल सिलेक्शन, ठीक है, डेटा सिलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग और वो जो रिस्ट्रेंट्स हैं आपके ऊपर प्रोसेसिंग के एनालिसिस के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि जी इस इक्विपमेंट की एक्यूरेसी इतनी है विद 1 सिग्मा वैल्यू ऑफ दिस, लेकिन जब आप 2 सिग्मा वैल्यू देखेंगे तो फिर वो
कम एक्यूरेसी होगी या कम परफॉर्मेंस, तो क्योंकि हम नथिंग कैन बी सेड अबाउट फ्यूचर विद 100% certainty, so it is always better to have some sort of confidence intervals or some ranges or percentages rather than yes or no. तो ये जैसे जैसे, और ये स्पेसिफिक टू एनालिसिस मेथड भी होता है कि कुछ मेथड्स हैं, अगर आपने सिंपल क्लास प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन करनी है तो उसमें प्रोबेबिलिटी आएगी, सिर्फ क्लास डिटर्मिनेशन करनी है येस और नो, तो उसके अंदर फिर मकसद नुकसान ये होता है कि देन देयर आर सम फॉल्स पॉजिटिव्स एंड देयर आर सम फॉल्स नेगेटिव्स। जब आप सिंपली येस और नो कर रहे हैं तो फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको आपने येस कहा होगा जो इवेंचुअली विल टर्न आउट टू बी नो, एंड कुछ जिसको आपने नो कहा होगा they will eventually turn out to be yes. तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए to have more knowledge about your predictions, कि यार ये prediction तो है लेकिन ये 70% है, so then you give the people who are using that prediction a certain amount of leverage. For example, अगर मैं risk averse हूँ, मुझे risk अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा 90% की कॉन्फिडेंस के साथ की जो प्रेडिक्शन है उसको ट्रस्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं रिस्की, इट्स ओके फॉर मी टू बी रिस्की एट सर्टेन पॉइंट्स, देन इवन 70% कॉन्फिडेंस इंटरवल की उसके ऊपर बेट है ना, इट्स अ बेट दैट यू आर मेकिंग ऑन द फ्यूचर, सो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बेटर। हमने बहुत सिंपल नियरेस्ट नेबर मेथड देखा है, अब हम कुछ और डिस्टेंस मेथड सकते हैं। एक यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, देयर आर अदर काइंड ऑफ डिस्टेंस एज वेल जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक है जी कोसाइन डिस्टेंस, यूज्ड इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टू मेजर द सिमिलैरिटी ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स। अब हमने तो वो दो डेटा पॉइंट्स जो देखे थे वो इंडिविजुअल्स का डेटा था। जब आप ऑनलाइन एनालिसिस कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हैं, या ऑनलाइन डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, या आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ, या इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप सर्च इंजन में कोई क्वेरी डालते हैं तो उसने उस क्वेरी को वो एक डॉक्यूमेंट लेता है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को वो सर्च करता है। सो द सर्च इंजन हैज़ अ डॉक्यूमेंट representation or data representation of each and every document that is there, और वो उस representation को आपकी query के साथ मैच करता है। So what actually is happening is there is a similarity matching going on, but it's not a very simple similarity matching, लेकिन उस जो उसके जो core और basic principles हैं वो हम देख रहे हैं। उसमें से एक है cosine distance। cosine distance क्या होता है जी? ये उसका फॉर्मूला है, cosine distance is 1 minus this over L2 norm of और equilibrium। अच्छा, अभी आप आगे जाके देखेंगे कि ये है क्या, और उसकी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि दो नहीं, ये L2 norm है, स्क्वायर नहीं है ये, उसको यूक्लिडियन लेंथ भी कहते हैं और L2 norm भी कहते हैं। ये कैलकुलेट करना सिंपल है, या भी आप आगे देख लेंगे। इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ईच वर्ड और टोकन corresponds to a dimension। तो जिस तरह हमने बताया कि वो जो इंडिविजुअल्स का डेटा था उसमें था एक एज था, रेजिडेंस था, इनकम था फॉर एग्जांपल, वो सारे डायमेंशंस हैं, दीज आर ऑल फीचर्स। तो डॉक्यूमेंट के क्या फीचर्स हैं? डॉक्यूमेंट के फीचर्स हैं द वर्ड्स दैट आर देयर इन द डॉक्यूमेंट। जैसे अब ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स अज्यूम कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये एक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसका फीचर्स, इन दोनों को हमने अगर सिमिलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो इनके फीचर्स सेट क्या बनेगा? अ क्विक ब्राउन फॉक्स विद कोट। जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 के अंदर ए एक दफ़ा आया क्विक ब्राउन फॉक्स और विद 0 है और कोट 0 है। डॉक्यूमेंट 2 के अंदर ए 0 है, क्विक 0 है, ब्राउन 1 है, फॉक्स 1 है, विद 1 है और कोट
1 है. So this is the mathematical representation. This is the feature. These are the features that we have selected to calculate the similarity between these two documents. और document 1 का जो data है वो ये है और document 2 का data ये है. Now we can very easily mathematically compare these two documents without looking at it. देखिए मकसद ये है automated similarity analysis. मेरे सामने डेटा मौजूद हो तो दो डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस कि जी अच्छा यार इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसकी एज 40 है, इसकी 41 है, ठीक है. दो इंडिविजुअल्स को देख के आप, एक विजुअल इंस्पेक्शन है, एक है कि आपने जो इंस्पेक्शन है या जो सिमिलैरिटी या डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो आपने डेलीगेट कर देना है कंप्यूटर को. यू वोंट बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी रिकॉर्ड. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, बट we have to calculate similarities and differences between those documents. What we do is we convert each document into its mathematical representation, and then we use those mathematical methods of similarity calculation ताकि हम search कर सकें. अच्छा अब क्या है जी, कोसाइन डिस्टेंस अब हमने कैलकुलेट करना है अगर इन दोनों के दरमियान, तो कैसे करें. ये तो एक मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी. कोसाइन डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं. एक डॉक्यूमेंट के अंदर परफॉर्मेंस, ट्रांजिशन और मॉनिटरी, ये जो लफ्ज हैं ये 7 occurrences of the word performance, 3 occurrences of transition and 2 occurrences of monetary. एक डॉक्यूमेंट है इसमें ये 3 वर्ड इतनी दफ़ा आए हैं. जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर 2, 3 और 0 टाइम्स आए हैं. इन दोनों के दरमियान अगर हमने किया क्या है, हमने उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने सिर्फ 3 फीचर्स सेलेक्ट किए हैं. 3 फीचर्स कौन से हैं? परफॉर्मेंस, ट्रांजिशन एंड मॉनिटरी. उसके बाद हमने क्या कहा है कि based upon these features we are going to calculate the similarity between these two documents. उन फीचर्स की हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नोट कर दिया है. ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट 1 है, ये A है, और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट B है बेस्ड अपॉन द फीचर्स वी हैव सेलेक्टेड. अगर हमने कोई और फीचर सेलेक्ट किए होते तो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती. ये तो देखें, अब हमने कहा है कि हमने इन सारे फीचर्स को वो करना है जी. इसका वेक्टर तो ये बन गया ना. नहीं, ये हमने मैथमेटिक्स देखें, हमने एग्जैक्टली यही किया हुआ है. हमने उस केस में 2 डॉक्यूमेंट जो हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ हमने 3 फीचर सेलेक्ट किए और देख लिया कि परफॉर्मेंस इस डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा आया, उसको यहाँ पे नोट कर लिया. दूसरे डॉक्यूमेंट में कितने दफ़ा आया. सो दिस इज नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ ट्रांजिशन एंड मॉनिटरी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इसमें फॉक्स और ब्राउन है फीचर वेक्टर, सिर्फ 2 है, ठीक है, फॉक्स और ब्राउन, तो इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट का क्या फीचर वेक्टर आएगा? 1 और 1, दूसरे का भी 1 और 1. अब एग्जांपल ये है कि अगर हमने ये फीचर वेक्टर सेलेक्ट किया है तो these 2 documents are exactly similar. There is no distance between them. The distance between them is 0. जो भी करेंगे, ठीक है. अगर हम कहें फॉक्स एंड क्विक कर दें, ठीक है, तो इसमें आएगा 1 0 और 1 1. नाउ देयर इज सम. अब अगर हम उस फॉर्मूला के अंदर डालेंगे तो वी विल हैव सम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. इसका मतलब है इसके अंदर इन 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर फर्क है. ओके, सो उस एग्जांपल को देखते हुए L2 नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों फीचर वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, और इस फीचर वेक्टर का L2 नॉर्म क्या है? 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. जो भी वैल्यूज हैं इनको स्क्वायर करके ऐड करना है और फिर अंडर रूट ले लेना है. दिस इज अ सिंपल कोसाइन डिस्टेंस कैलकुलेशन बिटवीन 2 डॉक्यूमेंट्स. सर इसमें
दो डॉक्यूमेंट्स को तो हम स्पेसिफिसिटी मैचिंग नहीं करते, तो स्पेसिफिक 3 वर्ड्स की मैचिंग करते हैं। हम सबकी भी कर सकते हैं, सबकी करेंगे तो तब भी इतना ही ऐसे ही करेंगे, सबकी करेंगे तो तब भी ऐसे ही करेंगे। उसको रेफरेंस बेसिस पे ये अगर हमने कोसाइन डिस्टेंस निकालना है तो और भी तरीके हैं। देखिए पहले हमने सिंपल नियरेस्ट नेबर मेथड देखा, अब हम कोसाइन मेथड देख रहे हैं। और भी डिस्टेंस कैलकुलेशन के तरीके हैं, तो हम डिफरेंट कैलकुलेशन डिस्टेंस मैट्रिक्स या सिमिलैरिटी कैलकुलेशन मैट्रिक्स देख रहे हैं कि किस तरह से हम सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपने दो डॉक्यूमेंट्स की सिमिलैरिटी बेस्ड अपॉन अकरेंसेस ऑफ सर्टेन इवेंट्स देखनी है या सर्टेन वर्ड्स देखनी है तो दिस इज वन मेथड। और भी तरीके हैं, अभी आगे चलते हैं। Cosine distance is particularly useful when you want to ignore differences in scales across instances. मतलब across as a concrete example, in the text classification, you may want to ignore whether one document is much larger than the other and just concentrate on the textual content. ये उस वक्त होता है कि ये जो content है ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। For example, जिस तरह सर्च के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो टर्म सर्च किए हैं वो एग्जैक्टली उस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। जो अगर आपने डेटाबेस सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सी फाइल्स हैं, आपने देखना है जैसे विंडोज़ आपको आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर सर्च करके निकालता है, इट कैलकुलेट्स द कोसाइन डिस्टेंस टू फाइंड आउट कि ये वाले वर्ड्स उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी और व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर हम सिमिलैरिटी या कैलकुलेशन को ऑटोमेट करना चाहें तो उसके मैथमेटिकल तरीके क्या हैं। एक आप ये देखें, अब दूसरी चीज़ है एडिट डिस्टेंस। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप गलत स्पेलिंग भी लिख दें सर्च इंजन में तो वो फिर भी चीज़ें निकाल, कोई डेटाबेस है, ऑनलाइन डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल टॉरेंट सर्च इंजन है, उसके अंदर भी अगर आप गलत नाम लिख दें मूवी का फिर भी वो दे देता है। वो कैसे देता है, उसको कैसे पता चलता है? इसका मतलब यह है कि एक तरफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जैक्ट मैच, अगर एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करेंगे तो कभी भी आपको आपकी मर्जी की चीज़ नहीं मिलेगी। सो व्हाट टू डू व्हेन वी हैव अ सिचुएशन वेयर देयर कैन बी सम एरर्स इन इनपुट एंड डेटा। तो अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग से हम यानी वेग या फजी मैचिंग की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके लिए हम एडिट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। Often a business application needs to be able to judge when two data records correspond to the same person, or you are searching for the same thing even though you have misspelled your search. We would want to be able to say how similar two text fields are. Let's say we have two strings. इन दोनों की similarity. This metric counts the minimum number of edit operations required to convert one string into another, where an edit operation consists of either inserting, deleting or replacing a character with another one. For example, if we want to convert this into this, we have to delete one, एक one delete करना पड़ेगा, एक C add करना पड़ेगा और एक A को E में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तीन एडिट ऑपरेशंस करेंगे तो ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी। तो उनके बैक एंड के ऊपर एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसमें वो कहता है कि वन एडिट डिस्टेंस के ऊपर जितने भी है ना सर्च इंजन सर्च रिजल्ट्स वो भी इसके अंदर डाल दें, टू एडिट डिस्टेंस पे है वो भी डाल दें, 3 पे है 4 पे है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर योर सेटिंग्स। तो इस तरह से किसी की जो टाइपिंग एरर है, then it gets very frustrating if you want to say the same thing लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है, और आप डालते हैं और आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो especially when the database is very huge and there are so many different combinations possibilities of finding a related document, तो ये कह रहा है कि वो उसमें वो वाले रिजल्ट्स भी आ जाएं जो एग्जैक्टली आपने सर्च किए हैं, लेकिन वो वाले भी आ जाएं जो उससे मिलते जुलते करीब तरीन है, जिसका एडिट डिस्टेंस कम है। सो हमने शुरू किया, यहाँ पे अगर आप एक चीज को एडिट करेंगे तो वो एक एडिट डिस्टेंस होगा, या ये सारा इतनी जो एडिशंस की मतलब एडिटिंग जो की है ये सारा एक एडिट, ये तीन एडिट, yeah, this again is very flexible as to how you define what is an edit. what is an edit, यानी कि one change is an edit or 2 3 या कितनी, बिल्कुल ये आपके ऊपर है। तो जितने भी एडिट डिस्टेंस
कैलकुलेशन एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके अंदर आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि एडिट डिस्टेंस की क्या क्या चीज़ एडिट है। फॉर एग्जांपल आप किस चीज़ को एडिट सम कहते हैं, इंसर्ट को डिलीट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंसर्ट को मैं एडिट नहीं कहता, मैं सिर्फ जो है ना कि जी इसके अंदर कोई और ऐड ना हो जाए बल्कि इसी की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो जाए। सो these are it depends upon your definition of what an edit is और what edit distance को वन जो है 4 एडिट के बाद 4 डिलीट के बाद को भी आप एक एडिट डिस्टेंस कह सकते हैं और एक डिलीट के बाद को भी आप एक एडिट डिस्टेंस कह सकते हैं। सो मैं आपको चाह रहा हूँ कि the purpose is to prepare you if you want to go into this and eventually आपको शायद देखिए प्रेमिस ये है कि कुछ भी हो जाए, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपको डेटा को हैंडल करना पड़ेगा या आपको दूसरों को सुपरवाइज करना पड़ेगा जो डेटा को हैंडल कर रहे होंगे। तो you should have a know-how as to how to manage those, either manage analyze data yourself or manage the people who are analyzing data, because data analysis is eventually, whether you like it or not, whether we like it or not, it's eventually going to be a very important part of tomorrow's future, tomorrow's business environment, ठीक है, बल्कि आज की भी environment में है। आपने सोशल मीडिया कंपोनेंट आपका बिजनेस में ज़रूर होगा, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें डेटा जनरेट हो रहा होगा, और डेटा इज़ अ वेल्थ, डेटा इज़ अ वेल्थ फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, फॉर मेकिंग डिसीजंस। तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो कि ये जो चीज़ें हैं, एनालिसिस टूल्स हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं और कौन से टूल्स आप इवेंचुअली, इवन इफ़ यू आर अ CEO or a marketing person, you'll be having to make a decision about whether to acquire this data analysis tool or not, whether to invest in data storage and acquire acquisition or not. So this is something that you are eventually going to use. तो हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है वो कैसे फंडामेंटल उसके जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, आगे देखते हैं। ये ब्राउज़र के अंदर लिखा होगा इसका कोड जो एल्गोरिथम, बिल्कुल हम एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते एडिट? ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ डेवलपर ऑप्शंस तो होते हैं, पता नहीं अगर आपने किसी भी पेज का, लेकिन ब्राउज़र के एल्गोरिदम को, सर्च इंजन के एल्गोरिदम को नहीं आप कर सकते, लेकिन अगर आप अपना खुद से जो ERP बनाते हैं या खुद से अपना इंटरनल सिस्टम बनाते हैं तो उसके अंदर तो आप एल्गोरिदम तो नहीं पढ़ा होगा। बट इज देयर एन ओपन सोर्स सर्च इंजन? देयर मस्ट बी। वो तो डॉक्यूमेंट एडिटिंग तो कंट्रीब्यूशन तो वो तो बना ही इसलिए है, बट देयर मस्ट बी सम ओपन सोर्स सर्च इंजन एज वेल। पॉपुलर में तो नहीं है, लेकिन नहीं, मैं सर्च चले कुछ सर्च करें, मैं आई एम श्योर कि कोई ना कोई ओपन सोर्स सर्च इंजन भी होगा। बिल्कुल। क्योंकि 3 ऑपरेशंस करें ना तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी। एक 1 को डिलीट कर दें, एक E को A में कन्वर्ट कर दें, A को E में कन्वर्ट कर दें और एक C ऐड कर दें, तो दीज 2 डॉक्यूमेंट्स विल बी एग्जैक्टली द सेम। इसका मतलब है इनका एडिट डिस्टेंस जो है वो 3। तो हमने जी कोसाइन डिस्टेंस देखा, एडिट डिस्टेंस देखा और सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस देखा, जो कि अभी हम आगे टेक्स्ट एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो हम और भी इससे सिमिलर चीज़ें देखेंगे। तो मकसद ये है कि आप डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की तरह एटलीस्ट सोचना शुरू कर दें। मोस्टली ज़्यादातर 3 स्ट्रिंग्स ही होंगे, डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। इंसर्ट होगा, एक डिलीट होगा, ज़्यादातर वही मैंने यही बात की ना कि आप एडिट को डिफाइन भी खुद ही करेंगे, डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्स एडिट मीन्स आइदर डिलीट, इंसर्ट और रिप्लेस। तीसरे स्टेप को हम ब्रेक कर सकते हैं ना जी, ए को रिमूव करना है स्टेप, हाँ। E को डालना है स्टेप। हाँ, तो ये 4 डिस्टेंस हो जाएगा। अगर डिपेंड्स अपॉन हाउ यू डिफाइन एडिट। ओके, हमने जे
इसका कोई फार्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। काउंट चेक करना होता है कितने एरर्स की हैं। दैट्स इट। तो कई कई पे सर्च इंजन तो किसी उस पे करना होगा सलमान को। हर सर्च इंजन की डिफरेंट होंगे, सिमिलरली Search engine algorithm is very, very complicated. It is a combination of calculating many different distances, and it has a predictive element as well as. वो तो सब लूप लगा हुआ है सर, वो यहाँ वो कोसाइन डिस्टेंस चेक करेगा, फिर एडिट डिस्टेंस ये सारे वो बिल्कुल, वो मल्टीपल के अंदर वो चेक करता है। सर्च इंजन वो बहुत सारे ले आते हैं पेजेस मल्टीपल, जिसमें मतलब डिफरेंट भी होते हैं, बट जो इतने अच्छे नहीं होते वो बहुत लिमिटेड से आपको फाइंड करके देते हैं। बिल्कुल, आप इवन आप देयर इज अ मार्केट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ गूगल एंड बिंग फॉर एग्जांपल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रिजल्ट्स में। सो इट मीन्स दैट द अंडरलाइंग एल्गोरिदम इज़ फार मोर सुपीरियर। इसमें दो कंपोनेंट दो डिफरेंट है ना, एक स्पीड है और एक एक्यूरेसी या रेलेवेंस है। और फिर उससे आगे कि डिड यू मीन दिस जज करना कि आप असल में ढूंढ क्या रहे हैं। मतलब इट्स अ मल्टी डायमेंशनल एक्चुअली प्रॉब्लम, बिकॉज आपने एक्यूरेट भी होना है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होना, जो रेलेवेंट चीज़ है वो भी निकालनी है लेकिन टाइम से भी निकालनी है, ज़रूरी नहीं, और जितनी ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें हैं वो भी निकालनी है और फिर उसकी रैंकिंग भी करनी है। इट्स अ मल्टी स्टेज मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो हम अभी उसमें से सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं जी इसी के ट्रांसलेट जी। वो उसकी और उसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स भी हैं। अभी हम वो आगे देखेंगे अगले लेक्चर में अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने सॉरी क्या क्वेश्चन किया था? जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं बस प्रोसेस को डील करना होता है कि उनको पता होना चाहिए कि क्या एल्गोरिथम की प्रायोरिटीज हैं। एग्जैक्टली Obviously वो उसको कुछ ना कुछ टच करते होंगे जो उनकी चीज़ों जो SEO करता है, जिन्होंने शुरू में मतलब जो मतलब एट द कटिंग एज ऑफ SEO है, उन्हें पता होता है कि एल्गोरिदम क्या कर रहा है। यू नो देयर आर पीपल हु कैन ऑप्टिमाइज योर ये कि जी सर्च के अंदर आपका रिजल्ट ऊपर आ सके, बट दे कांट डू इट फॉर ऑल टाइम्स, क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो भी इवॉल्व कर रहा है, वो भी वक्त के साथ साथ चेंज कर रहा होता है अपने। लेकिन बहुत अरसे से ये एक प्रॉब्लम में जब रुके रहे थे कि जी अगर आप अपने रिजल्ट्स में हायर जाना है या सबसे रेलेवेंस में ऊपर जाना है तो आप उसी टर्म को जो सर्च की जा रही है उसको मल्टीपल टाइम्स अपने उसमें डाल दें, तो वो फिर वो कहेगा कि हाँ जी ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। तो इट्स जस्ट लाइक राइटिंग अ वायरस, you need to know how the system works and you find loopholes within the system and try to उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। यूनिक अगर कोई चीज़ डालेंगे तो हो सकता है वो कभी भी ना, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या जो सर्च किया जा रहा है वो निकलता है एग्जैक्टली कि नहीं। फिर एक और चीज़ है कि अगर हमने डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे पढ़े हुए हैं लेकिन एक ही यूनिक चीज़ है और वो यूनिक हमने ढूंढनी है, तो हमने सिमिलर नहीं, हमने बहुत डिफरेंट चीज़ ढूंढनी है, तो उसको कैसे करेंगे वो भी हम अभी बहुत ज़्यादा जो है ना सजेशन आनी शुरू हो जाती है, तो यूनिक के ऊपर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके भी एल्गोरिदम है कि यूनिक चीज़ को एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से यूनिक डॉक्यूमेंट को निकालना है, तो उसका क्या तरीका है। जैसे पेपर्स में कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड को पहले पिक करता है और फिर उसके बाद तो इन डॉक्यूमेंट्स में भी शायद कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो किसी चीज़ को पहले पिक करता हो। नहीं, वो तो आपने डिफाइन करना है। मतलब एक तो यह है कि आप डिलिबरेटली सर्च कर रहे हैं, एक है कि आप यू आर स्पेसिफाइंग कि व्हाट यू वांट टू, सो यू हैव स्पेसिफाइड व्हाट यू वांट, देन देयर आर यू आर इन डिस्कवरी मोड। ठीक है, इसी तरह वो आई एम फीलिंग लकी वाला बटन भी इसलिए होता है बिकॉज इट इज अच्छा जी, क्लस्टरिंग क्या होती है? अब सिमिलैरिटी का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो क्लस्टर क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो हम मैथमेटिकल डिटेल में जाए बगैर अब ये देखेंगे कि क्लस्टरिंग के पीछे क्या मेथडोलॉजी होती है एंड व्हाट इज़ इट गुड फॉर।
और ये मेथडोलॉजी, ये समझने का फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या क्लस्टरिंग सूटेबल मेथड है कि नहीं है, कि सिंपल डिस्टेंस मैट्रिक्स लगा के आप वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं नॉर्मली हम यही देखते होते हैं कि एक मिल्क प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क पैक है, उसने अगर डिफ्रेंशिएट करना है अपने कस्टमर्स के दरमियान, चीज़ तो वो उसने मिल्क ही बेचनी है, लेकिन क्या हाउ डिड दे कम अप विद नेस्वीटा और सम डिफरेंट नॉर्मल और लो फैट, और या जो मार्केटिंग है कि जी पैकेजिंग ही फॉर एग्जांपल कि 1 लीटर, आधा लीटर और 0.25 लीटर ये देनी है कि नहीं देनी, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने जो देखने में तो लग रहा होता है कि कस्टमर सारे एक ही जैसे हैं, लेकिन उन कस्टमर्स का डेटा डाल के वो देखते हैं कि क्या ये जो सीमिंगली वेरी सिमिलर कस्टमर का ग्रुप है, इनको क्या हम मज़ीद छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, so that each group is very similar to their own group members. Each person in this group is very similar to the, based upon whatever features we select. Based upon whatever features we select, क्या वो के ऐसे ग्रुप्स हमारे पास बन जाते हैं, ऐसे क्लस्टर्स कि एक क्लस्टर में जो जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से तो बहुत सिमिलर हैं, लेकिन जो दूसरे क्लस्टर है उससे डिफरेंट है। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट करना है तो आप डिफरेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस बेसिस के ऊपर इस ह्यूज सीमिंगली होमोजीनियस ग्रुप ऑफ डेटा को 3 डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो उसके लिए क्लस्टरिंग जो है की जाती है। क्लस्टरिंग इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ आवर फंडामेंटल नोशन ऑफ सिमिलैरिटी। बेसिक आइडिया इज वी वांट टू फाइंड ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच वेयर द ऑब्जेक्ट्स विद इन द ग्रुप्स आर सिमिलर but the objects in different groups are not similar. This is example of exploratory data analysis. ये unsupervised exploratory data analysis इसको कहते हैं। ये आप शुरू में करते जाओगे, बहुत सारा डेटा है और आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सब डिवाइड करना चाहते हैं, तो फिर आप ये काम करते हैं। करते कैसे हैं? The algorithm starts by creating k initial clusters, cluster centers, usually randomly but sometimes by choosing k from the actual data points. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डेटा है, अब तो वैसे तो ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि इसमें ये शो किया गया कि अगर आप वैसे ही देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये डेटा जो है वो 3 डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम सबसे पहले क्या करता है, वो रैंडमली ना 3 क्लस्टर, अगर आपने उससे कहा है k = 3, ठीक है, कि 3 क्लस्टर्स में इसको डिवाइड कर दो, अगर आप ना बताएं, स्पेसिफाई ना करें, तो एल्गोरिथम्स ऐसे भी हैं जो कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स भी खुद ही से सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन लेट्स सपोज आपने कहा कि जी 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करें, एल्गोरिथम क्या करता है, वो रैंडमली ना 3 पॉइंट्स, ये समझें कि ये 2 डायमेंशनल स्पेस है x और y में, तो x और y में 3 सेंट्रॉइड्स वो ड्रॉ कर देता है कि जी ये मेरा एक क्लस्टर का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर है, ये तीसरे का सेंटर है। फिर उसके बाद उसके जो करीब तरीन नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उनको कह देता है ये इस क्लस्टर का हिस्सा है, these data points belong to this centroid, these data points belong to this centroid and this। अब उसने 0,0 जो इसका इनिशियल स्टेज है वो ये है, उसने कहा जी ये सेंट्रॉइड है और ये उसके इस क्लस्टर के मेंबर्स हैं। उसके बाद वो क्या करता है कि जो इसके मेंबर्स थे उनकी एक्स वाई को एवरेज कर लेता है, तो एग्जैक्ट सेंटर निकल आता है। उसके बाद फिर वो नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करता है। थोड़ी देर इसको जरा देखिए, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। इनिशियल कंडीशन है रैंडम, 3 रैंडम पॉइंट्स लिए, उन्होंने कहा कि जी ये 3 हमारे क्लस्टर्स हैं। उसके बाद उसके करीब तरीन जो थे उनको उसके साथ एसोसिएट कर दिया। जब एसोसिएट कर दिया, उनकी एवरेज निकाली, तो होगा क्या जब एवरेज निकालेंगे तो इनका सेंटर एवरेज जो है ना वो यहाँ पे कहीं आएगा, इनका तकरीबन यहीं पे ही आएगा, इनका कहीं ये स्टार जो है थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअल सेंटर अगर जी, और जब वो अपने आप को शिफ्ट करेगा तो फिर वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। लेकिन
अगर ये सारे कुछ आपस में आसपास हों तो फिर कुछ जो इससे जब वो शिफ्ट होगा तो कुछ जो इसके नेबर्स थे वो अब उसके नेबर्स बन जाएंगे, और जो उसके नेबर्स थे वो इसके बन जाएंगे, और जो उसके सो द सिचुएशन विल चेंज अगेन, देन इट विल कैलकुलेट इट्स सेंट्रॉइड अगेन and it will start to traverse, it will start to travel, and eventually excuse me, after a number of iterations सर एक बार जब क्लस्टरिंग हो गई है थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी मेरी क्लस्टर होगी ना सेंट्रॉइड के जो कैलकुलेशन होगी डिस्टेंस की, वो तो मेरी क्लस्टर होगी जी बिल्कुल, वो तो फिर वो जो डेटा होगा वो तो उस क्लस्टर के अंदर ही रहेगा ना। अभी मैं कोई कॉल ये डेटा देखें, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो फॉर एग्जांपल ये रेड लाइन का स्टार्ट है, इसने रैंडमली यहाँ पे एक सेंटर किया, उसके बाद उसने कहा ये इसके क्लस्टर के लिए है, उसके बाद एवरेज कैलकुलेट की ना तो कुछ जैसे चलें ये वाली सिचुएशन देख लें, जब सेंटर यहाँ से सेंट्रॉइड पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये जो रेड वाले डेटा पॉइंट्स हैं स्टार्ट में इस क्लस्टर को बिलोंग करते होंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अब हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग पोजीशन, अभी तो हम डेटा इसको देख सकते हैं ना, एल्गोरिथम को तो नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, वो स्टार्ट करता है रैंडम से। उसके बाद हर एक डेटा पॉइंट की कोई एक्स वाई वैल्यू है, जैसे ये जो सेंट्रॉइड है ना यहाँ पे इसकी एक्स वैल्यू होगी 2.7 और वाई वैल्यू होगी 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका नेबर कौन है, जिसकी वैल्यू 2 से लेकर 3.5 तक है और 0 से लेकर 1 के दरमियान है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, जब ये यहां पे था तो इसके नेबर ये थे। जैसे जैसे आप इस 2 डायमेंशनल मैप में जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने आप को, वैसे वैसे एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज हो रही हैं जी, के एल्गोरिथम ने स्टार्ट यहाँ से किया था और फॉर एग्जांपल 50 इटरेशंस के बाद यहाँ पे आके रुक गया। आप अब इस एल्गोरिथम के मुताबिक ये 3 क्लस्टर बन रहे हैं, द एल्गोरिथम इज टेलिंग यू कि ये डेटा पॉइंट्स इस क्लस्टर को बिलोंग करते हैं, ये इसको करते हैं और ये इसको करते हैं। अभी आपको आगे और क्लियर होगा। The algorithm starts by creating k initial cluster centers, usually randomly. अच्छा, then the clusters corresponding to these centers are formed by determining which is the closest center to each point. Next, for each of these clusters, its center is recalculated by finding the actual centroid of the points in the cluster. वो ये वाली जो थी ये randomly हमने select किया था, ये अब एक्चुअल सेंटर है। Generally, the centroid is the average of the values of each feature of each example in the cluster. The first step of k-means algorithm is to find out the points closest to chosen centers. Then, this result is the first set of clusters. यही वाली बात मैं पूछ रहा था, ये भी स्लाइड के ऊपर भी लिखा कि वो क्लोजेस्ट सेंटर के अगेंस्ट कैलकुलेशन होगी ना, फिर तो वो एक क्लस्टर के अंदर जो डेटा होगा वो तो दूसरे क्लस्टर के अंदर जो डेटा होगा उससे कोई उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो है ना, ये जो डेटा पॉइंट है ये यहाँ नहीं होगा, ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ है, ठीक है, तो जब ये सेंटरॉइड इधर था तो ये इस क्लस्टर में बिलोंग नहीं करता था। देखिए वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 मील दूर जो है ना वो मेरा है, 1 मील से ज़्यादा जो दूर है वो किसी और क्लस्टर में बिलोंग करता है। जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो पहले ये 1.5 माइल्स पे था,
ये अब 1 माइल पे आ जाएगा। तो अब जो अगली कैलकुलेशन होगी उसमें वो इसके बराबर होगा। उसमें वो अपनी कवरेज बढ़ा देगा जो कैलकुलेशन बढ़ाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा है कि इस डेटा इस स्टार से 1 माइल के रेडियस तक जो भी आएगा ना वो इस क्लस्टर में, ये वाला जो स्टार है इसके भी 1 माइल के रेडियस में जो भी होगा ना वो मेरे सेंटर में, मेरे क्लस्टर में। और ये कह रहा है कि मेरे भी 1 माइल के अंदर जो होगा वो मेरे क्लस्टर में। ठीक है, अगर हमारा डेटा पॉइंट कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो देन इट इज अ सिचुएशन, वो ये जो डेटा पॉइंट है अगर ये यहाँ था, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट करता है तो ये डेटा पॉइंट इसमें आ जाता है, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट करता है तो ये इसमें आ जाता है, और ये अगर ऊपर जाता है तो सो व्हाई डज इट शिफ्ट। देखिए मैंने इसको बताया है कि आपने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अगर वो यूं आएगा तो सारों का एक ही ग्रुप बन जाएगा। उसने उस डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है ऑप्टिमली, और 3 हिस्से ऐसे जो कि आपस में तो सिमिलर हों लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस होना चाहिए, इसमें और इसमें भी डिफरेंस होना चाहिए। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एल्गोरिथम। ये सारे टारगेट वेरिएबल देखें ना, ये जो x के ऊपर जो भी वैल्यू है और y के ऊपर जो वैल्यू है ये इसके टारगेट है, ये इसके फीचर्स हैं जी। देखें होता ये है कि सिर्फ 2 फीचर्स नहीं होते, 500 फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये करेक्ट एग्जांपल नहीं है। क्लस्टर आप 3 बना रहे हैं, फीचर्स आपके पास 2 हैं। होता है ऐसा है कि क्लस्टर आपने 3 बनाने होते हैं और फीचर्स आपके पास 40 होते हैं, तो फिर आपका मल्टी डायमेंशन, तो फिर वो वाले फीचर्स खुद ही से सेलेक्ट हो जाते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इंटेलिजिबल क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं। हम करना ये चाह रहे हैं कि फाइंड आउट कि यार ये सारे मुसलमान हैं, इसमें से देखो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जो टेररिस्ट हो सकता है। ये सारे पाकिस्तानी हैं, देखें इसमें से कि ये सारे पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं, इसमें से देखें किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो कौन लीगल है और कौन इलीगल है। अब इसमें 2 क्लस्टर में डिवाइड करना है, लेकिन फीचर्स आपने देखने हैं। क्या इनकम के बेस के ऊपर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या आप इनकम, एज और जिधर से वो आया है, सोशल नेटवर्क यूजेज, टेलीफोन यूजेज, डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, एथनिसिटी, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, नेचर ऑफ जॉब, ये तो आपके पास ना बहुत सारा डेटा मौजूद होगा। कौन पैदल ज़्यादा चलता है, कौन मेट्रो यूज़ करता है, तो वो सारे फीचर्स होंगे और उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। वो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दी कि 2 है कि जी टेररिस्ट एंड नॉट अ टेररिस्ट। लेकिन क्लस्टरिंग की अगर आप ये भी ना स्पेसिफाई करें ना कि कितने क्लस्टर आपने बनाने हैं, तो एल्गोरिथम्स ऐसे भी होते हैं वो अपनी मर्जी से इटरेट थ्रू करते हैं और नंबर ऑफ यार इसके ना 7 क्लस्टर्स बनते हैं या 70 क्लस्टर बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स दैट यू हैव इंक्लूडेड इन योर क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमें नहीं पता कि इस ग्रुप ऑफ डेटा को क्या मीनिंगफुल सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं। आप उसको कहते हैं मुझे बताएं, लेकिन एक्चुअली होता ऐसा है कि कभी भी वो इंटेलिजिबल ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रिप्लाई दे सके। ज़रूरत आपको इसकी तब पेश आएगी जब नंबर ऑफ़ फीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, और आप उनमें से वो फीचर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग की जा सकती है। जितने क्लस्टर्स बनाने हैं उतने नंबर ऑफ सेंटर्स होंगे। वही ना, तो वो एल्गोरिदम स्टार्ट होगा ना, फिर जब आप पहला आप उसे कहते हैं यार 10 इटरेशंस के बाद ज़रा रुक जाना, वरना तो वो चलता रहेगा, ठीक है। 10 इटरेशन के बाद आपने उसको रोका, फिर देखा कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर क्लस्टरिंग हो रही है, ठीक है। अगर वो कलर ऑफ हेयर के ऊपर क्लस्टरिंग हो रही है और बालों के रंग से आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल ही नहीं होनी, क्योंकि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जो फ़र्क पड़ता है फॉर एग्जांपल एज से या लोकेशन से या कुछ ऐसी मोबाइल हैंडसेट के ब्रांड से फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप देखेंगे कि यार वो तो इस क्लस्टरिंग में कहीं आ ही नहीं रहा नज़र,
डिपेंड्स, ये उस वक्त होता है जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स हों और आपने देखना हो कि यार किस बेसिस के ऊपर क्लस्टरिंग हो सकती है, और वो जो बेसिस है जिसके ऊपर क्लस्टरिंग हो रही है क्या वो मेरे काम का है कि नहीं, उसको मैंने उसको उस इन्फॉर्मेशन को लेके मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, जनरली द सेंट्रॉइड इज द एवरेज, द फर्स्ट स्टेप, अच्छा ये तो हमने कर लिया। The k in the k means is simply the number of clusters. So in our example, the analyst would have specified k is equal to 3, and the k means clustering method would return 3 cluster centroids when clustering method remains terminates, plus the information on which of the data points belongs to which cluster. So k means clustering is k means is an algorithm जो कि जिसमें आपको specify करना पड़ता है कि कितने clusters आपको चाहिए, और उसके बाद फिर वो आपको रिजल्ट्स देता है। देयर आर अदर मेथड्स ऑफ क्लस्टरिंग एज वेल। आप इवन SPSS अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स और क्लस्टरिंग मेथड्स डिफरेंट मौजूद हैं। दिस इज समथिंग sometimes referred to as nearest neighbor clustering because answer to number 2 is simply that each cluster contains those points that are nearest to its centroid। ये जो 2 क्या था कि कौन से डेटा पॉइंट्स इसमें, तो वही मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया है कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो इसके 1 माइल तक है ना वो इसका नेबर है, ठीक है। और ये भी आप सेटिंग आप एल्गोरिथम में कर सकते हैं कि नियरेस्ट नेबर की जो डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए फॉर माय पर्टिकुलर एनालिसिस, और ये है उसका रिजल्ट। अब देखने में अगर आप इसको विजुअली इंस्पेक्ट करें तो आप इनको 2 क्लस्टर्स में बड़े इजीली डिवाइड कर सकते हैं, एक ये छोटा क्लस्टर है और एक ये बड़ा क्लस्टर है। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि 2D में तो सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपके 10 डायमेंशंस हैं तो आप उसको विजुअली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपको 2-2, 3-3 करके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें भी फिर आपकी लिमिटेशन आ जाती है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर या जब बिग डेटा की हम बात करते हैं तो विजुअल इंस्पेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम डेटा, देन यू नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और उसमें आप फीचर्स डालते हैं और वो आपको क्लस्टर्स बना के दे देता है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर एनालिसिस। There is no guarantee that a single run of k-means algorithm will result in good clustering. The result of a single clustering run will find a local optimum, a locally best clustering, but this will be dependent upon the initial centroid locations. For this reason, k-means is usually run many times, starting with different random centroids each time. So this like जमाने में DPS कोऑर्डिनेट्स निकाल दी गई 15-16 साल तक, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट रैंडम होता है। या अब आप देखें ना, बात सारी कहने की ये है कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 50 रन्स के बाद यहाँ तक पहुँचा, अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया होता तो वो कहीं और पहुँचा होता, बिकॉज ईच स्टेप और ईच कैलकुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट हैपेंड बिफोर दिस। अगर ये यहाँ ना होता बल्कि ये स्टार जो है ये यहाँ पे होता, ठीक है, तो क्योंकि इसने डिवाइड करना है तो ये यूँ होता और ये फॉर एग्जांपल और दूर होता, और यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट्स है ना ये शायद यहाँ पे होता। तो डिपेंडिंग बात कहने की ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है, हर कैलकुलेशन प्रीवियस कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको मल्टीपल रन्स करने पड़ते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो डिफरेंट रिजल्ट्स भी निकल आते हैं। The most popular centroid based clustering algorithm is k-means algorithm। means इसलिए इसको k-means इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मीन कैलकुलेट करता है सारे डेटा पॉइंट्स का। So to compute the centroid for each of these cluster we would average all the x values and all the y values, और उससे हम मीन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब हम ये जिस तरह जब आप रिग्रेशन करते हैं तो वो आपको या किसी एक डेटा के ऊपर कोई पोलिनोमियल फिट करते हैं तो वो गुडनेस ऑफ फिट मेजर्स देता है, ठीक है, R² एरर देता है या एरर की वैल्यूज देता है या कॉन्फिडेंस इंटरवल्स देते हैं। इसी तरह सेंट्रॉइड ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये आपको क्लस्टरिंग की कॉन्फिडेंस इंटरवल्स देते हैं या कुछ ऐसे मेजर्स देते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप ये जज कर सकते हैं कि ये क्लस्टरिंग अच्छी हुई है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं ना कि हमें मल्टीपल टाइम्स क्लस्टरिंग करनी पड़ती है टू अचीव ऑप्टिमम रिजल्ट्स, तो हम 2 क्लस्टरिंग
एक्सरसाइजेज या एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कुछ मेजर चाहिए, उसमें से एक है डिस्टॉर्शन। ये सिर्फ आपके मतलब मैं इसके और फर्दर मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू शुड नो कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये मैंने एक दफ़ा क्लस्टरिंग की तो उसकी कोहेजन जो है वो 0.7 आई थी, लेकिन दूसरे क्लस्टरिंग रन में कोहेजन जो है वो 0.8 आ गई है। तो ये कोहेजन है, सेपरेशन है, डिस्टॉर्शन है, ये ऐसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है उसके आउटपुट को जज करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो द पर्पज़ ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर वाज टू इंट्रोड्यूस यू कि क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टर्स कैलकुलेट करने का बेसिक मेथड क्या है, जो एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, और तीसरी चीज़ आपको इन टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराना था कि क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को अगर आपने एवेल्यूएट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। देयर आर अदर के मीन्स के अलावा टू स्टेप है, कोहिनन है, कोहोनन है, ये डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो कि क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और फॉर दिस पर्पज़ आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि जी इस मेथड से मैंने क्लस्टरिंग की तो फॉर एग्जांपल डिस्टॉर्शन ये आई थी, लेकिन जब दूसरा मेथड इस्तेमाल किया तो डिस्टॉर्शन कम हो गई, इसका मतलब है क्लस्टरिंग बेहतर हो गई। सो दैट इज़ व्हाई आई एम चूजिंग दिस मेथड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डोंट मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि जी मैंने खुद इसमें से जो मैथमेटिकल डिटेल्स थी कुछ वो उसमें से निकाल दी हैं ताकि आपको सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट जो जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि क्लस्टरिंग के प्रोसेस क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टार्ट वो रैंडमली करता है और उसके बाद वो सेंट्रॉइड के अगेंस्ट नियरेस्ट नेबर मेथड के थ्रू डेटा पॉइंट्स फाइंड आउट करता है, उसके बाद वो शिफ्ट कर जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कि जी अगर हमें देखना है कि क्लस्टरिंग हमारी जो है वो अच्छी हुई है कि नहीं हुई, उसके लिए डिफरेंट मेजर्स हैं, जैसे डिस्टॉर्शन है और इसके अलावा कोहेजन और सेपरेशन है। कोहेजन मतलब कोहेजन ये है कि एक क्लस्टर के अंदर जितने जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं, और सेपरेशन का मतलब ये है कि जो दो क्लस्टर्स हैं वो आपस में कितने दूर हैं। अगर उनकी सेपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसका मतलब है कि बहुत से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो बॉर्डर पे हैं, जो इस क्लस्टर में भी हो सकते हैं और इस क्लस्टर में भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि दे आर नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस और दिस। हमारा मकसद ये है कि डिफरेंशिएट करना है। तो दीज आर द जी एक जो डेटा मतलब वो दोनों के बॉर्डर में पड़ा तो वो दो में जा सकता है, नहीं जा सकता। एक में वो एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा कि यार इसको मैंने बेस्ड अपॉन वट एवर आपने उसकी लिमिटेशंस रखी हुई हैं, उसने एक डेटा पॉइंट को किसी ना किसी एक ही क्लस्टर में रखना है। तो आपका एल्गोरिदम अगर डेटा इवेंचुअली वेल डिफाइंड क्लस्टर्स में उसको डिवाइड कर देता है तो उसका मतलब है कि वो अच्छी तरह से क्लस्टरिंग कर रहा है। अभी हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम अपना अगला जो है वो उसके अंदर जो अभी तक हमने डिस्टेंस और सिमिलैरिटी मेजर्स देखे थे, वो टेक्स्ट के अंदर डिस्टेंस और सिमिलैरिटी को थोड़ा सा और फर्दर हम जज करेंगे। इसके बाद हमारा जो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम वापस थोड़ा सा थ्योरेटिकल एरिया के पास एरिया में दोबारा आ जाएंगे। ठीक है जी, लेट्स हैव अ ब्रेक।